नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की एक नए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं बिना समय गवाए क्या हैं आर्टिकल्स और क्या उनमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं भाग एक। भाग एक में बताया गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इस भाग एक में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, आर्टिकल 1 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक देश नहीं अपितु राज्यों का एक संघ है। इसमें आर्टिकल 1 में भारत का नाम बताया गया है कि भारत का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। इसमें हमारे संविधान सभा के कुछ सदस्यों में मतभेद था कि भारत का नाम भारत ही रखना चाहिए या इंडिया। तो जो कुछ सदस्य थे उनका कहना था कि प्राचीन परंपराओं, सभ्यताओं, संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने देश का नाम क्या रखेंगे, भारत ही रखेंगे। लेकिन कुछ आधुनिक, कुछ मॉडर्न सदस्य थे, उनका कहना था कि भारत का नाम भारत नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हो गई थी और उन सभी संगठनों में भारत का नाम भारत नहीं बल्कि क्या था, इंडिया था। जैसे हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत नहीं बल्कि वहाँ इंडिया नाम का उल्लेख है। तो ये आर्टिकल 1 की विशेषता है। साथ में हमने देखा कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। अब आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका भी राज्यों का संघ है। तो इसमें आप लोगों को देखना है कन्फेडरल, फेडरल, फिर एक बार फिर फेडरल। कन्फेडरल मीन्स परिसंघ, कन्फेडरल मीन्स परिसंघ, फेडरल मीन्स संघ और इधर यूनियन, यूनियन मीन्स संघ। तो भारत जो राज्यों का संघ है वो क्या है, यूनियन है, ना कि फेडरल। अब क्या है कन्फेडरल, क्या है फेडरल, क्या है यूनियन, इसको हम देखते हैं। जब छोटे छोटे राज्य अपनी शक्ति केंद्र सरकार को दे देते हैं, जब छोटे छोटे राज्य अपनी शक्ति केंद्र सरकार को दे देते हैं, तो वह उसी शक्ति का प्रयोग करके जो देश का निर्माण होता है वो कहलाता है क्या, परिसंघ। वो क्या कहलाता है, परिसंघ। ये अत्यधिक कमजोर होते हैं। जो देश परिसंघ होगा वो देश अत्यधिक कमजोर होगा, उससे कोई भी देश कभी भी बाहर हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें यूएसएसआर, क्या, यूएसएसआर पहले 1991 के पहले हम रूस के बारे में देखेंगे। रूस को यूनाइटेड सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था और उसमें उसके बहुत सारे देश धीरे धीरे करके अलग हो गए, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बहुत सारे देश वर्तमान में क्या हैं, अब अलग हो गए हैं। तो कन्फेडरल में छोटे छोटे देश अपनी शक्ति देते हैं केंद्र को और केंद्र उसके अनुसार अपने देश का निर्माण करते हैं। इससे देश आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग। इसके बाद हम देखते हैं फेडरल। तो जो अमेरिका है हमारा, वो क्या है, अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन इधर फेडरल वर्ड का अर्थ भी संघ है और इधर यूनियन वर्ड का अर्थ भी संघ है। तो फेडरल में अमेरिका जो देश है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है।
कैसा? छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं राज्यों ने जो शक्ति दी हैं, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके अमेरिका एक फेडरल देश बना है। अर्थात फेडरल का मतलब ये है कि इसमें देश क्या हो सकते हैं, न ज़्यादा आसानी से न ज़्यादा कठिनाई से, लेकिन क्या हो सकते हैं? अलग। क्या हो सकते हैं? अलग। जबकि यूनियन में ये बताया गया है कि इससे कोई भी देश किसी भी कंडीशंस पर अलग नहीं हो सकता। सेम एक ही है, इधर भी छोटे छोटे राज्य मिलकर देश बना रहे हैं, इधर भी राज्य मिलकर के देश बना रहे हैं, इधर भी राज्य मिलकर के देश बना रहे हैं। लेकिन इधर कन्फेडरल की बात है, इसमें जो शक्तिशाली होंगे वो केंद्र शक्तिशाली होगा, लेकिन बहुत सारी शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। इसमें राज्य आसानी से निकल सकते हैं देश से बाहर। फेडरल में भी यही बताया गया है कि इसमें राज्य शक्ति केंद्र को तो देते हैं, लेकिन वो इससे निकल सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अपना अलग देश बना सकते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा अमेरिका का संविधान कैसा है? संघात्मक है। इसके बाद देखा हमने कि भारत राज्यों का संघ है। कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें संघ का जो अंग्रेजी वर्ड है वो है क्या? यूनियन। और इसमें यह बताया गया है कि भारत के राज्य किसी भी कंडीशंस पर भारत से अलग नहीं हो सकते। तो समझ में आया दोस्तों, संघ क्या है, परिसंघ क्या है, और ये फेडरल वाला संघ क्या है। इसमें किसी भी कीमत पर कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर और देखें, हमने देखा होगा जो कच्ची ईंटों के घर बनते थे, कच्ची ईंटों के घर बनते थे, यदि उन घरों को तोड़ना हो या उन ईंटों को निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो इधर परिसंघ में हम उधर कच्ची ईंटों को ले लेते हैं, कच्ची ईंटों के घरों को ले लेते हैं और कच्ची ईंटों को आराम से अपन क्या कर सकते हैं? बाहर खींच सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। फिर हम देखते हैं फेडरल में अब क्या हुआ, समय और परिस्थिति के अनुसार वैश्विक स्तर पर देश विकसित होते गए। अब हमने देखा पक्की ईंटों के घर बनने लगे, सीमेंट का उपयोग होने लगा, तो हमने घर बनाया, उसमें घर बनाया ईंटों का, सीमेंट से उसको एडजस्ट कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन जोड़ने के बाद भी हमें खांचा दिख रहा है कि कौन सी ईंट कहाँ तक है। मतलब इससे भी हम ईंट को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। वैसे ही अमेरिका से राज्य निकल सकते हैं थोड़ी बहुत परेशानी झेलने के बाद। लेकिन फिर वर्तमान में हमने देखा कि हमारे संविधान में यूनियन वर्ड यूज किया गया है। इस यूनियन में क्या किया गया? पहले हमने कच्ची ईंटों के घर बनाए, फिर पक्की ईंटों के बना दिए। अब हमने देखा पक्की ईंटों के घर के साथ क्या कर दिया? ऊपर से छाप कर दी। जब हमने छाप कर दी तो इससे कोई राज्य क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि हमें ईंटों का आकार ही पता नहीं है कितना नहीं है। इसी प्रकार है हमारा भारत देश कि इस देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल्स 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें उन राज्यों की बात की गई है या उन रियासतों की बात की गई है जो भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इतने अच्छे ढंग से देख करके वो भारत के क्या हो गए? फैन हो गए। उन लोगों ने या उन राज्यों ने कहा कि हमें कहाँ रहना है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहना है। तो आर्टिकल 2 का सहारा लेकर यदि कोई बाहरी राज्य जो हमारे भारत में पहले से नहीं था उसे हम मिलाएंगे तो किसका सहारा लेंगे? आर्टिकल 2 का। जैसे हमने सिक्किम जैसे राज्य को भारत में मिलाया, किस राज्य को? सिक्किम जैसे राज्य को भारत में मिलाया आर्टिकल 2 का सहारा लेकर। कब मिलाया? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। इसके पहले
सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था कि भाई आप लोग पहले देख लो, भारत की संस्कृतियां देख लो, घूम लो, फिर लो, इसके बाद आपको क्या बना देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 2 है कि यदि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाना हो तो हम किस आर्टिकल का सहारा लेंगे, आर्टिकल 2 का। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि राज्यों की सीमाएं, नामों एवं नए राज्य के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 2 में बताया कि जो हमारे देश में शामिल नहीं है उसको हम भारत में कैसे मिलाएंगे। अब आर्टिकल 3 में बताया गया है कि जो हमारे भारत में ऑलरेडी पहले से है, यदि उन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है हमें, नामों को बदलना है हमें, या फिर नए राज्य को बनाना है, तो किस आर्टिकल का सहारा लेकर हम कर सकते हैं, आर्टिकल 3 का। जैसे आर्टिकल 2 के अंतर्गत हमने सिक्किम जैसे राज्य को भारत में मिलाया, आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमने देखा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या हुआ अलग, छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से बिहार से झारखंड हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ये सभी जो नए राज्य बनेंगे वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनेंगे। और इस शक्ति का प्रयोग कौन करेगा कि नए राज्यों को भारत में मिलाना है या भारत के राज्यों को तोड़ना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, क्षेत्रों में परिवर्तन करना है। तो ये 2 आर्टिकल आपको एक साथ में याद रखने होंगे। ये काम कौन कर सकती है, आपकी संसद। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 2 का प्रयोग कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है संसद ही नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या प्रवेश दिला सकती है, और संसद ही भारतीय राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। नामों में परिवर्तन का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश को, उड़ीसा को पहले उड़ीसा जाना जाता था, वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया, ओडिशा। तो इस प्रकार के नामों में परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है भाग 2। भाग 2 में चर्चा की गई है भारतीय नागरिकता की। इसमें बताया गया है कि हमारे देश के नागरिकों की जो नागरिकता होगी वो एकल होगी, और ये नागरिकता हमारी एकल नागरिकता ली गई है कहाँ से, ब्रिटेन से। चूंकि नागरिकता में एक एक आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने होंगे, इसीलिए इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्रम से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 5 के अंतर्गत नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल 8 के अंतर्गत कुछ विदेशी भारतीय हैं उन्हें नागरिकता, जैसे NRI, OCI, PIO वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 9 में बताएंगे कि नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में हम बताएंगे कि भारतीय व्यक्तियों की या नागरिकों की नागरिकता कैसे बनी रहेगी। आर्टिकल 11 में हम बताएंगे कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, समझेंगे। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, और कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो हमारे जीवन के लिए या हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। इनके बारे में भी हमें विस्तृत पढ़ना होगा, एक एक आर्टिकल्स पढ़ना होगा। ये हमारे आर्टिकल 12 से 35 में बताए गए हैं, और नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में। एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से, मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका से। इसके बाद भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत में वो आर्टिकल्स शामिल हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं हैं। ये हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक में वर्णित हैं। इनके बारे में भी हमें एक एक आर्टिकल्स को जानना होगा, समझना होगा। तो इसकी भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे प्रत्येक आर्टिकल्स में क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया।
इधर मौलिक अधिकारों की मांग हम सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स नीति निर्देशक सिद्धांत में हैं इनकी मांग हम सरकार से नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने कहा है समय और परिस्थिति के अनुसार राज्यों के कल्याण के लिए राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप चाहो तो इन्हें लागू कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपका है भाग 4 का। इसमें हमारे देश ने अपेक्षा की है कि यदि आपको मौलिक अधिकारों की ज़रूरत है तो देश का या देश के नागरिकों का भी कर्तव्य होता है कि हमारे देश के नागरिक क्या करें, कुछ ना कुछ देश के लिए करें। तो ये भाग 4 का में जोड़े गए हैं और आर्टिकल से इसका 51A मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल से हमारा 51A ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जब इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11, क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार और जोड़ दिया गया है और माता पिता के ऊपर ये दायित्व तो सौंपा गया है कि आपके जो बच्चे हैं या आप जिसके पालक हैं, संरक्षक हैं, उन्हें आप क्या दें? शिक्षा दें। तो वो जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आर्टिकल 1 में हमने बताया, भाग 1 में हमने बताया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में चर्चा की गई है और इसमें ये बताया गया है कि संघ का नाम क्या होगा, देश का नाम क्या होगा और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। फिर हमने आर्टिकल 1 में क्रम से चर्चा की कि भारत राज्यों का संघ है तो कैसा संघ है, भारत का नाम क्या है। आर्टिकल 2 में हमने चर्चा की भारत के बाहर के नए राज्यों को हम कैसे मिलाएंगे। सिक्किम जैसे राज्य को हमारी संसद ने आर्टिकल 2 का उपयोग करके भारत में मिलाया। आर्टिकल 3 में हमने देखा हम अपने राज्यों की सीमाओं, नामों एवं नए राज्य का गठन कैसे कर सकते हैं। इसका उपयोग हमारी संसद ने आर्टिकल 3 का सहारा लेकर किया। बहुत सारे नए राज्यों का गठन किया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। इन सब राज्यों को संसद ने साधारण बहुमत से क्या किया? बनाया। इसके बाद हमने देखा भाग 2 में नागरिकता है। हमारे देश के नागरिकों की जो नागरिकता है वो एकल है। आर्टिकल 5 से 11 में इसका वर्णन है। भाग 2 में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ये लिए गए हैं अमेरिका से। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। ये आर्टिकल 36 से 51 में है और इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 का ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया और ये आर्टिकल कौन सा? 51A जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद क्या है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। इसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 52 के अनुसार हमारे देश के एक राष्ट्रपति होंगे और उसके पद की चर्चा की गई है। जब हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति महोदय होंगे तो उनके कार्य एवं शक्तियां होंगी। तो आर्टिकल 53 में क्या बात की गई है? कार्य एवं शक्तियों की। किसके कार्य एवं शक्तियां? राष्ट्रपति महोदय जी के कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। इसमें कार्य एवं शक्तियों में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, कौन कौन से इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। आर्टिकल 54 में इनके निर्वाचक मंडल की बात की गई है। निर्वाचक मंडल मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इनके चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। तो इसमें निर्वाचक मंडल में आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल एक बार नहीं, एक से अधिक बार हो सकता है। तो आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन का मतलब है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसका निर्वाचन एक से अधिक बार के लिए हो सकता है। फिर आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो शपथ ग्रहण करेंगे वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे, आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय शपथ ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 61 में महाभियोग क्या है, आर्टिकल 61 में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि यदि हमारे राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारी संसद क्या कर सकती है, उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला सकती है। इस महाभियोग प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो हम चर्चा करेंगे सेपरेट वीडियो में। फिर इसके बाद आर्टिकल 72 में आपका क्षमा याचना क्या है, आर्टिकल 72 में क्षमा याचना, यानी कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। उनके पास ये शक्ति है कि किसी व्यक्ति को यदि फांसी हो गई है, 20 साल की सज़ा हो गई है या और अन्य प्रकार की सजाएं उन्हें हो गई हैं, यदि राष्ट्रपति महोदय जी को लगता है कि इस व्यक्ति को गलत सजा हो गई है, गलत तरीके से सजा दे दी गई है, बल्कि ऐसा इसने नहीं किया है, या फिर वो व्यक्ति हमारे देश के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति की ज़रूरत हमारे देश के लिए आगे हो सकती है, तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 72 का सहारा लेकर उसे क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में अध्यादेश क्या है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। इस अध्यादेश में ये बताया गया है कि जब हमारी संसद के सदन नहीं चल रहे हों और हमारे देश के लिए अति आवश्यक रूप से बहुत जल्द ही किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 123 का सहारा लेकर एक अध्यादेश जारी कर देंगे और वो कानून हमारे देश के लिए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब वो कानून हमारे देश के लिए बन जाएगा और उस कानून को हम परमानेंट देशवासियों के लिए रखना चाहते हैं, तो हमारी संसद के द्वारा 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। तो वो अध्यादेश के द्वारा लाया गया कानून परमानेंट हमारे देशवासियों के लिए क्या हो जाएगा, कानून। तो अध्यादेश में हमने बताया कि जब देश के लिए अति आवश्यक बहुत जल्द कानून की ज़रूरत पड़ती है और हमारी संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो इस कंडीशंस में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके अध्यादेश द्वारा एक कानून बना सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 143, इसमें ये बताया गया है कि विधि, आर्टिकल 143 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास यदि विधि से संबंधित, कौन सा, राष्ट्रपति के पास यदि विधि से संबंधित
कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो हमारे जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उससे क्या कर सकता है, सलाह ले सकते हैं हमारे कौन, राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमने सलाह ली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे क्लियर हो गए। आर्टिकल 52 में पद है, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, 57 में पुनः निर्वाचन मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, 60 में राष्ट्रपति महोदय जी की शपथ का उल्लेख किया गया है, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमा याचना, 123 में अध्यादेश, 143 में राष्ट्रपति महोदय विधि या कानून संबंधी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित आर्टिकल्स। इसमें हमें देखना है 63, 64, 65 और 69। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत के क्या होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे, या फिर हम बोल दें डायरेक्ट आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति महोदय का क्या होगा, एक पद होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि ये उपराष्ट्रपति जो होंगे ये क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति। क्या, राज्यसभा के पदेन सभापति। जो आर्टिकल 64 के अनुसार बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय, आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक, क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकते हैं। आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कब कार्य करेंगे, जब हमारे राष्ट्रपति महोदय की या तो अचानक से मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, या विशेष कंडीशंस में क्या होगा, आर्टिकल 65 के अनुसार हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ का उल्लेख किया गया है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत शपथ लेंगे, 69। तो हमने देखा इधर आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन इधर आप लोगों को याद रखना है कि जब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या आर्टिकल 65 के रूप में कार्य करेंगे, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख आर्टिकल्स हो गए, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख आर्टिकल्स हो गए। अब हमें देखना है प्रधानमंत्री से संबंधित। तो इसमें हमें दो ही आर्टिकल्स देखने हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद। किसकी सहायता के लिए, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
इसके बाद आर्टिकल 75 में बताया गया है कि इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख या जो हेड होगा वो कौन होगा, वो हमारा होगा देश के प्रधानमंत्री महोदय। कौन? इस मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होंगे या हेड होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 75 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो वहाँ एडजस्ट करवाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है जिससे उन्हें भी भारतीय संविधान की जानकारी हो। क्योंकि ये जो आर्टिकल्स या फिर हम संविधान के बारे में जो चर्चा करते हैं वो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि एक देश के नागरिक होने के नाते आपको देश के संविधान की जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।